हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इको सेंसिटिव जोन के बारे में कि क्या चीज़ है और ये भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों, अभी हाल में ही आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि आपके श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने बोला है कि वो ESZ के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में रिव्यू करे, इस ESZ के बारे में रिव्यू करे। अभी किस केस में, ऐसा किस सिनारियो में उन्होंने ऐसा बोला है, एक्चुअली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में ये कहा है कि आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, आपके नेशनल पार्क्स हो गए और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, उनका जो है मिनिमम 1 किलोमीटर तक आपको ESZ मैंडेटरी करना ही है। मतलब आपका जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, उसका लगभग आपका 1 किलोमीटर तक का एरिया आपको उसे इको सेंसिटिव जोन के अंडर में ही रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया? उन्होंने जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई थी आपके तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग। किस लिए रिगार्डिंग था? आपका जो आपके फॉरेस्ट लैंड है उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उस केस के सिनेरियो में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। अगर हम आगे बात करें कि ये ESZ है क्या, मतलब इको सेंसिटिव जोन ये क्या चीज है, तो आपकी जो है मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इसने एक प्लान डिसाइड किया, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। इसके तहत इन्होंने क्या डिसाइड किया कि आपकी जो नेशनल पार्क हो गए, जैसे मान लीजिए आपके नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और आपके जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, उनको आपको 10 किलोमीटर तक के एरिया को किस में डिक्लेयर करना है? आपको डिक्लेयर करना है ESZ। अब अगर कोई एरिया, अगर किसी फॉरेस्ट या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का एरिया आपका ESZ के कैटेगरी में आ जाता है तो वो सर्टेन उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, सर्टेन एक्टिविटीज वहां आप नहीं कर सकते। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो बाउंड्री है आपके 10 किलोमीटर तक ही मानी जाएगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इससे ज्यादा की भी रिक्वायरमेंट है तो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को बढ़ा सकती है। अगर उन्हें लगता है कि ये जो एरिया है ये 10 किलोमीटर से भी ज्यादा इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, तो उसको, उस एरिया को 10 किलोमीटर से ही ज्यादा बढ़ा सकती है। अब ये ESZ बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस है कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। किसके आसपास की? नेशनल पार्क्स हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई और आपकी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, इनके आसपास की कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। इस पर्पस से आपका इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउ होंगी और कौन सी नहीं होंगी? अब देखिए, कौन सी एक्टिविटी ESZ के आसपास के एरिया में अलाउ नहीं होंगी। आप कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ सॉ मिल्स नहीं क्रिएट कर सकते, आप इंडस्ट्री जो कि पोल्यूशन फैलाती हैं, एयर, वाटर, ऑयल, नॉइज, ये वहाँ उसके आसपास उस एरिया में क्रिएट नहीं कर सकते। आप उस एरिया में आप कोई भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, मेजर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और टूरिज्म एक्टिविटीज जैसे कि आपका हॉट एयर बलून हो गया, नेशनल पार्क के ऊपर से आप उस एरिया में नहीं ले जा सकते। उसके अलावा कोई सॉलिड वेस्ट आप उस एरिया में नहीं डिस्चार्ज कर सकते। अब कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं जैसे कि आपका ट्रीज का फेलिंग हो गया, होटल हो गया, रिजॉर्ट हो गया, और इलेक्ट्रिकल जो आपका केबल्स है उसका इरेक्शन हो गया। तो आप ये सारी चीजें आपको रेगुलेटेड वे में ही करनी पड़ेगी। मतलब
गवर्नमेंट जिस तरह का आपको डायरेक्ट करेगी आपको उसी हिसाब से चीजें करनी है। अब कुछ चीजें आपको इधर परमिटेड है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि आप ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं इस रीजन में। अब ये जो आपका ESZ आया इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला सिग्निफिकेंस ये है कि मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब जो आपके डेवलपमेंट एक्टिविटीज होते हैं, जैसे आपका रोड बनना हो गया, डैम बनना हो गया, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपके ट्रीज वगैरह कट किए जाते हैं। तो इन सबको क्या करना है कि जो आपकी ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं तो इनको आप क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और ESZ के थ्रू आपको कंजर्वेशन करना है। किसका कंजर्वेशन करना है, आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए जो कि खतरे में है, और आपकी नेचुरल हैबिटेट जो इस रीजन की नेचुरल आपके हैबिटेट हैं। और जैसे आपका अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क का आपका 1 हॉर्न राइनो है, उसको प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा इस ESZ के थ्रू मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी एरिया को ESZ के अंडर में ला देंगे तो इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर तक सर्टेन एक्टिविटीज आपकी बंद हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली मैन एंड एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा आपके ये जो आपके फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कम करना है। कम कैसे कर सकते हैं आप जो आपका वेस्ट हो गया उसको उस रीजन में ना जाने देना। कम मतलब आपको जो वेस्ट वाला जो आप वेस्ट फैलाते हैं उसको कम करना। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया ESZ का। अगर हम फर्दर बात करें कि ESZ के अगेंस्ट में चैलेंज क्या है, तो पहला चैलेंज हो गया डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब आपकी जो कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगी, जैसे कि आपका रोड बनाना और आपका डैम वगैरह, ये सब बनाने से होता क्या है कि आपको ट्रीज कट करने पड़ते हैं। तो एक तो आपका एक ये चैलेंज हो गया कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो गई ESZ को हार्म करती हैं। उसके अलावा आपको गवर्नेंस एंड न्यू लॉज हो गए। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अपना थोड़ा सा बेनिफिट या प्रॉफिट देखती है, उसके चक्कर में कुछ ऐसे लॉज लाती है जिसकी वजह से भी आपका ESZ खतरे में रहता है। अब आपका टूरिज्म हो गया। अब टूरिज्म की वजह से आपको क्या करना पड़ता है कि होटल्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, आपको रोड्स बनानी पड़ती हैं, इसकी वजह से भी ESZ खतरे में आता है। इसके अलावा आपका क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज आपका फ्लड हो गई या आपका फायर हो गई, ये सब चीजें भी ESZ के लिए चैलेंज हैं। और आपकी लोकल कम्युनिटीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिसकी वजह से भी ESZ सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब फिर आपका आ गया कि इस ESZ को सही से इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो पहला तरीका आपको क्या हो गया कि आप फॉरेस्ट जो है उनको रिस्टोर करें, जो कि आपके खत्म हो रहे हैं उनको रिस्टोर करें। आसपास के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाएं कि क्या चीज़ है, उनको कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, नेचुरल हैबिटेट को कैसे बचाया जा सकता है। और कोलैबोरेशन किया जाता है डिफरेंट लेवल पे, आपका गवर्नमेंट लेवल पे, सिविल सोसाइटीज, इन सब लेवल पे कोलैबोरेशन करके और अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को करके आप ESZ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एट लास्ट, थैंक यू।